नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जिन्होंने हमें धम्म दिया उस बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं वंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य भंते वर संबोधि जी, पूज्य भंते प्रज्ञाशील जी, मेरे और प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान और इस गौरव समिति के विनती को का स्वीकार करके जो आज हमारे बीच में उपस्थित है वो अवतार सिंह साहब, हमारे प्रशासन के सहकारी चंद्रशेखर बोरकर जो मेरे काफ़ी करीबी है, मुझे बचपन से जानते हैं। उन्होंने, हमें पता नहीं था कि उन्होंने अपना नाम बदला है, अभी समान शेखर उनका नाम है अभी नया, वो समान शेखर करके उनका नाम परिचित होना चाहिए आगे में। हाँ, और आज उपस्थित जिन्होंने मेरे साथ काम किया, जो नागपुर शहर से ही है और आज महाराष्ट्र शासन के समाज कल्याण विभाग के आयुक्त है, वो डॉक्टर प्रशांत नारनवरे। आप सभी यहाँ उपस्थित मान्यवर, उपासक और उपासिकाओं, बंधु और बहनों, ये स्वाभाविक है कि जब मैं 60 साल की उम्र का हुआ और महाराष्ट्र शासन की में जो मैं काम कर रहा था, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवा में, तो वो मेरा अवधि खत्म हुआ। तो एक महत्वपूर्ण ये इवेंट होता है कोई भी व्यक्ति के लाइफ में। तो ये जब इस स्थिति तक मैं जब आया तो स्वाभाविक है कि मैं भी, मेरी जो ज़िंदगी है, मेरी ये 60 साल की आयु तक की जो ज़िंदगी बीती उसके बारे में व्यक्ति स्वाभाविकता से ही सोचता है। तो जब मैं ये सोचता हूँ और जब मैं मेरे जीवन की तरफ देखता हूँ तो मुझे मेरे जीवन में बहुत यश भी मिला। जो जो मैंने चाहा और जो जो हासिल करने की मेरे मन में इच्छा निर्माण हुई वो हासिल मैंने किया है आज तक। और पर एक मेरे जीवन की ये भी मैं विशेषता मैं देख रहा हूँ कि मेरे जीवन में संकटों की मालिका है। जैसे फूलों की मालिका होती है वैसे अनेक संकटों की मालिका है। पर वो संकटों की मालिका जो है वो मुझे, मेरा जो ध्येय है और मेरा जो उद्दिष्ट है और मेरा जो समर्पण है उसको ठेच नहीं पहुंचा सके। तो इस बात का मुझे बहुत आनंद होता है। और जब से मैं अष्टांग मार्ग का पालन करने लग गया 1999 से, 1999 सितंबर 1999, तो पिछले 23 साल से जब मैं अष्टांग मार्ग का पालन कर रहा हूँ और अष्टांग मार्ग के पालन में मेरी निरंतर जो प्रगति हो रही है उसके कारण मेरे मन में जो संयम निर्माण हुआ है और उससे संकटों से सामना करने की जो ताकत मिली है, और जो बुद्ध ने कहा है फुट्टस्स लोक धम्मेयि चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलं उत्तमं। तो कहने की बात यह है कि जो 8 प्रकार के लोक धम्म हमें स्पर्श करते हैं, यश भी स्पर्श करता है, अपयश भी स्पर्श करता है, निंदा भी स्पर्श करती है, प्रशंसा भी स्पर्श करती है, सुख और दुख भी स्पर्श करता है, लाभ और नुकसान भी स्पर्श करता है। तो हर व्यक्ति को ये 8 लोक धम्म हमेशा स्पर्श करते रहते हैं। और जो व्यक्ति ये लोक धम्म जो प्रतिकूल है, ये लोक धम्म का स्पर्श होने के बाद भी अपने मन की
अपने मन को कंपित नहीं होने देता। चित्तंग यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं, तो उसके जीवन में शोक नहीं आता, अशोक, और हमेशा वो अपना मन संयमित रख के अपनी प्रगति कर सकता है। तो भाइयों बहनों, मैंने ऐसा समझता कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया, मुझे और बहुत कुछ हासिल करना है। तो मेरे में अहंकार भी नहीं है, या मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ पाया है, पर सच बात यह है कि मुझे ये सच भी है कि जब से मैं अष्टांग मार्ग का पालन करने लगा हूँ 99 से 23 साल में, तो बहुत मैं आगे गया हूँ। और धम्म के पालन से मुझे बहुत लाभ भी हुए हैं, और कठिन प्रसंगों का सामना करने की जो मेरी क्षमता निर्माण हुई है, इसी के कारण हुई है। तो इसीलिए मैं आपको ये बातें बताना चाहूँगा, कुछ बातें मैं आपके आगे रखना चाहूँगा। तो मेरा जीवन जब शुरुआत हुआ, तो अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया, इन्होंने सम्मान पत्र भी मुझे दिया, तो उसमें भी लिखा था कि मेरा गांव छोटा सा, सही में हम पैदल ही चलते थे। मैं स्कूल में जाता तो पैदल जाता था, 5 किलोमीटर पैदल जाओ, 5 किलोमीटर पैदल आओ, है ना। मुझे समय पे क्या कपड़े भी नहीं मिलते थे, किताबें भी नहीं मिलती थी। यहाँ तक मैं जो आया हूँ, इसका कारण एक ही है, बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर जी का जीवन मेरे आगे था। उनका जो जीवन है, महान जीवन, जिसकी तुलना आज के इस विश्व में बहुत ही कम जीवनों के साथ की जा सकती है। तो बाबा साहब का जो महान आदर्श था, उनका जो नीतिवान जीवन, उनका शील पालन, उनका ज्ञान, ये बातों का मेरे आगे एक आदर्श था। और इसीलिए वो आदर्श को आगे रखकर पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, ये सोच कर ही मैं आगे बढ़ा। ये इन्होंने बताया कि मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं थे, पर मेरे माँ बाप से मुझे बहुत कुछ मिला। प्रामाणिकता बोलते हैं ना, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ये जो सद्गुण है, जो आपको हमेशा ऐश के तरफ ही लेके जा सकता है। तो वो जो बात है, वो बात मैंने सीखी, और उसका मुझे बहुत लाभ हुआ। और मैं पढ़ाई में पहले से ही कक्षा में पहला आता था, अव्वल क्रमांक लाता था, होशियार था। तो मुझे बहुत सारे, मेरे जिलों के बहुत सारे मेरे बाद में पढ़ने वाले लोग आज भी जानते हैं। और ऐसे परिस्थिति से आया था, मैं 9वीं कक्षा में पहली बार भंडारा पढ़ने आया। एक गवर्नमेंट हॉस्टल में मैंने ये लिया था, प्रवेश लिया था, कि मुझे पता चल गया था कि अच्छे होनहार लड़कों के लिए, जो लड़के होनहार है, उनके लिए गवर्नमेंट के हॉस्टल्स है। तो मुझे पता चला, तो मैंने वहाँ अर्जी दाखिल की थी, तो मुझे प्रवेश मिल गया। तो मैं भंडारा में पहले आया। पहले तो छोटे गांव में पढ़ता था, 9वीं कक्षा में आया। तो जब स्कूल शुरू हो गई, तो क्या करते थे कि वो टीचर जो आते थे, पूरा टाइम टेबल आने को रहता था, 8 क्लासेस होते हैं। तो टीचर पिछले साल के मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह वही बहुत सारे प्रॉब्लम देते थे छुड़ाने के लिए। वो तो मैं बहुत जल्दी सबसे पहले सॉल्व कर लेता था। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये गाँव से आया हुआ लड़का ये कैसे कर सकता है, क्योंकि जब भंडारा में गया तो वहाँ सब तरह के लड़के थे, सभी समाज के सभी स्तर के लड़के थे। पर उसमें भी मैं जो आगे था, तो वो टीचर बोलते थे कि तुम कैसे कर पाते हो, तुम तो अभी अभी शहर में आए हो। पर मुझे एक लगता है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पता नहीं, देखो हर एक व्यक्ति में लैटेंट वैल्यूज होती है, टेंडेंसी होती है, स्वभाव होता है। मैं क्या करता था, गांव में भी था, अगर 7वीं कक्षा में गया तो जब तो 7वीं की किताबें, और जब छुट्टियां होती हैं 2 माह में, उसमें खरीद के हर एक विषय के 5-6 जो चैप्टर्स है, वो मैं खुद ही पढ़ लेता था और उसका अभ्यास कर लेता था। तो ये मैंने बहुत किया, 8वीं 9वीं 10वीं में भी किया। और 12वीं में था, तो 12वीं मेरे मन में पूरा ये था कि मैंने मेरिट आना ही चाहिए।
और आपको मालूम होगा कि मेरा मराठी था, मराठी और बायोलॉजी, और हमारा पहला बैच था कि जिसमें वोकेशनल कोर्सेज शुरू हुए थे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, और जिसमें 100 मार्क का प्रैक्टिकल, और उसमें 98 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, 90 के ऊपर तो मिल ही जाते हैं, और मराठी में 90 मार्क्स मिलना तो बहुत मुश्किल था। तो इसलिए मराठी की तरफ मैं बहुत ध्यान दिया था। उस वक्त भी मैं खुद ही पढ़ाई किया था, मैंने 12वीं की पूरी पढ़ाई खुद ही की है, न कोई ट्यूशन न कुछ, और क्लास में पढ़ाने के पहले तो पहले ही पढ़ लेते थे। तो शायद ये पढ़ाई में जो रुचि हुई वो स्वाभाविकता ही निर्माण हो गई। बाबा साहब का आदर्श था ही था। तो उसके बाद में हमेशा खुद पढ़कर समझना और सीखना, यही मैंने शुरू किया। यानी 10वीं से हाई स्कूल से ये बात शुरू हो गई, खुद पढ़ो, समझ लो और सीखो। तो इसका मुझे बहुत लाभ हुआ, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे अगर गुण हमारे इसमें आते हैं, बच्चे भी कुछ लाते हैं, कॉलेज पढ़ने वाले, परीक्षा देने वाले, तो उनके लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। तो जब मैं शासकीय वसति गृह में आया, अभी मैं सामाजिक न्याय का सचिव भी था, ये प्रशांत नारनवरे मेरा आयुक्त था, अभी भी वो है, मेरा तो तबादला हो गया। तो ये जो सामाजिक विभाग चलाने वाले जो गवर्नमेंट हॉस्टल है, इसके तरफ समाज में ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे साथ के जो भी बहुत सारे इंजीनियर्स और बहुत सर्विसेज में आए हुए जो अधिकारी है हमारे जैसे, वो ये गवर्नमेंट हॉस्टल से आए हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट हॉस्टल कैसे चलते हैं? सामाजिक न्याय की बहुत योजनाएं हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर होता कि नहीं? नहीं हो रहा तो क्यों नहीं होता? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये देखने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं सरकार से बाहर हूं। सरकार में था तो मैं देख ही रहा था, पर मैं सरकार में था तो जिस विभाग में रहता था उसी का काम देख सकता हूं। अभी मैं सरकार से बाहर आ गया तो मैं सब बातों की तरफ ध्यान देख सकता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके हित के लिए भारतीय संविधान की जो धारा 46 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके तहत अनुसूचित जाति जमाती के विकास के लिए जो योजनाएं बनी है उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर हो रहा है कि नहीं, ये आप सब लोगों ने मिलकर देखने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ आओ और ये मिलकर हम इसके तरफ ध्यान देंगे, और देने की जरूरत है। अगर ध्यान देते हैं तो हम सरकार का ही काम करेंगे। कोई भी योजना अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए काम करना, सरकार को बताना कि ये योजना चलने में ये प्रॉब्लम्स है, ये अच्छे करो, ये दुरुस्त करो, ये तो राष्ट्र निर्माण का कार्य है। ये राष्ट्र के विकास का कार्य है, समाज के विकास का कार्य है। तो इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, और आपको कोई इसमें ये नहीं कर सकता, रोक टोक नहीं कर सकता। तो ये एक जो संदर्भ में मैं बोल रहा था कि आज के स्थिति में, अभी ये सरकारी स्कीम की बात आ गई तो मैं बताता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रही, जब मैं इंजीनियर बना या VNIT से इंजीनियर बना, फिर लेक्चरर बना, मुझे IIT में प्रवेश मिला था MTech के लिए, पर मैं वो 2 माह करके छोड़ के आया कि बोला जूनियर का ये इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर भी बन जाऊँ और मुझे कुछ तनख्वाह वगैरह मिले तो मुझे मेरे परिवार की तरफ भी ध्यान दे सकूँगा। और फिर मैं उसमें आया, लेक्चरर बना ये नागपुर में। तो फिर मुझे लगा कि ये इतनी तस्वीरें आती है लोगों की, ये जिलाधिकारी, कलेक्टर, तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि तुम IAS की पढ़ाई करो वगैरह। तो आते थे उनके स्टेटमेंट, फोटो आते थे, मुझे लगा हमने क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए। तो ये बरडी में तुम्हें मालूम है, वो झांसी रानी स्क्वायर पे एक कोई सेंट्रल बुक स्टॉल था, है ना? तो उसमें जाकर मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कैसे होती है, क्या होती है, इसकी किताब खरीदी सबसे पहले, और वो किताब पढ़ी कैसे होती है, प्रिलिमिनरी क्या होता है, ये पढ़ के फिर मैं सोचा कि नहीं मैं एग्जाम दूंगा। तो फिर एग्जाम दिया। पहले बार मैं जब प्रीलिम्स पास हो गया तो उसी वक्त, तुम्हें अभी एक बात बताना ज़रूरी है कि मेरा जो बेटा है विपिन, उसका जन्म उसी पीरियड में हुआ था, और वो जन्म के बाद ही उसको बर्थ एस्फिक्सिया था।
तो बर्थ एस्फिक्सिया हुआ, तो उसमें काफ़ी डेवलपमेंटल डिलेज थे, आज भी है उसमें, और डिसेबल कैटेगरी में आता है। तो वो 3 माह हॉस्पिटल में ही था, तो उसमें पहले इसमें मैं हो नहीं पाया सिविल सर्विसेज में। पर फिर मैंने दूसरे साल बहुत कोशिश की, तो वो ये संकटों का सामना ही है, बहुत सारी बातें दूसरे इसमें मैं बहुत अच्छे रैंक लेके पास हुआ, आईएएस में आया। तो तब जो है मैंने मराठी विषय लिया था सिविल सर्विसेज में, सेकंड ऑप्शनल जो था उसमें भी मैं पूरे इसमें फर्स्ट था, मुझे बहुत मार्क्स मिले थे वहाँ। और इंटरव्यू में बताता हूँ तुम्हें, आई गॉट ओनली 99 मार्क्स आउट ऑफ 250, अरे बहुत कम हो गए। अगर वो मुझे 125 भी मार्क मिल जाते तो मेरा 100 के नीचे रैंक आ जाता था। तो कहने का मतलब है कि अपनी जो कैपेबिलिटी है अगर हो, हम शार्पन करते रहते, उसका विकास करते रहते, और अपना टाइम जो है और अपना कंसंट्रेशन हमारे ध्येय की तरफ रखते, तो हम ये मिला सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये यहाँ जाने के बाद जब मेरा पहला पोस्टिंग हुआ मेरा भंडारा में 93-95 में, मैं चंद्रशेखर भंडारा असिस्टेंट कलेक्टर था। तुम तो तब कॉलेज में हो गए या स्कूल में थे, तो तब से तो तुम जान ही रहे होंगे मुझे। तो मैं जब वहाँ पहली पोस्टिंग ली, असिस्टेंट कलेक्टर एसडीएम था, तो मैं बहुत ही कमिटेड था, बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब के ग्रंथ पढ़ लिया था। मैंने क्या किया, मैं जब VNIT में था 92 में, तभी मैंने बाबा साहब का बुद्धांडिस धम्म ग्रंथ पढ़ा पहली बार। और फिर उसके बाद में बाबा साहब के जो जो ग्रंथ महाराष्ट्र सरकार प्रसिद्ध करती थी वॉल्यूम, वो पहले दूसरे दिन ही हम खरीद लेते थे और पढ़ लेते थे। तो मैं सिविल सर्विसेज में आने के पहले बाबा साहब के सभी वॉल्यूम्स पढ़ चुका था। तो एक विजन तो मेरा निर्माण हुआ ही था और कमिटमेंट थी। तो बाबा साहब जब मैं पहली पोस्टिंग में गया, तो जहाँ जहाँ मुझे संधि मिली कि जो भी वंचित वर्ग है, जिनका जो हक है, उनको मिलना चाहिए, तो एक बात होती थी कि एसडीएम के पास ये पुलिस पाटिल की नियुक्ति का अधिकार था। अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर पुलिस पाटिल वाज एसडीएम। फिर फेयर प्राइस सैंक्शनिंग अथॉरिटी एसडीएम होता था। तो मुझे जहाँ भी मौका मिलता था वो मैं जो मागास वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के, उनको नियुक्त कर देता था। तो इससे मेरे पहली बारी मेरी कंप्लेंट होना शुरू हो गया वहीं से, पहले पोस्टिंग से। और उसी से फिर लोगों का मेरे तरफ हमेशा ध्यान रहा कि ये जो वंचित लोग हैं, कमजोर वर्ग है, इनको मदद करते हैं, उसके बारे में बहुत कटिबद्ध है करके मेरे तरफ हमेशा ध्यान रहता था। और उसका मुझे बहुत सहना भी पड़ा। पर उसका मैंने कभी मेरे पोस्टिंग की मैंने ये नहीं की कि कहीं भी पोस्ट करो, काम तो करते रहेंगे, जो काम करना है वही करेंगे। तो वो आखिरी तक चलते रहा दौर, क्योंकि इमेज तैयार हो जाती है। तो पर मुझे उसका दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है, मेरे जो असूल थे या मेरा जो आदर्श था, उस आदर्श से मैं दूर नहीं गया। वो आदर्श जो था उस वही मार्ग पर मैं चलते रहा, कितनी भी तकलीफें आए, कुछ भी हो। ये 4 साल में, पिछले 4 साल में, यानी हाईएस्ट लेवल पे मैं जब आया, तो कम से कम 1.5 साल तो मैं वेटिंग पे ही था 2 बार। सामाजिक न्याय विभाग मैंने सामाजिक न्याय विभाग को अच्छा करने की कोशिश की। वहाँ का जो अनियमितताएं थी, भ्रष्टाचार था, वो कम करने की कोशिश की, इसलिए मेरा ट्रांसफर हुआ। और वो नहीं होना चाहिए, वैसी स्थिति रहना चाहिए करके कोशिश करने वाले जो लोग और मेरा तबादला करने वाले लोग भी ये बाबा साहब के अनुयायी हैं। और इसीलिए बाबा साहब के मिशन या वंचितों का आज जो मिशन चल रहा है या चलाना है, उसका सबसे बड़ा संकट बाबा साहब के जो अनुयायी अभी उन्होंने जो कार्य किया उससे लाभान्वित हुए,
और वही वो बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो लोगों तक पहुंचने के लिए, वो योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने के लिए वही एक संकट करके खड़े हैं। तो मैं बार बार बोलता हूं कि आपको अगर अभी लड़ाई लड़नी है तो जो आपके विरोधक है उनसे तो लड़नी है, पर उससे ज्यादा ताकत से भी ये मुंह से बाबा साहब बोलने वाले, बुद्ध का नाम लेने वाले जो लोग हैं और इनका आचरण अलग है, इनके साथ करनी है, ज्यादा ताकत से इनके साथ लड़ाई करनी है। तभी बाबा साहब की ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम लड़ पाएंगे और उसमें यश मिलेगा। क्योंकि क्या है, जब तक कोई भी मिशन जो होता है ना, कोई भी मिशन जब तक वो कुछ उस यश का वो मिशन का जब तक कुछ ये ध्येय अधूरा होता है या ध्येय पूरा नहीं होता, तब तक सब एक साथ होते हैं। जब ध्येय पूरा होता है और उसके फल मिलने लगते हैं तो फिर लोग अपने स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए उस मिशन को का उपयोग करने लगते हैं, और यही हो रहा है। और इसीलिए मैं बताता हूं, मैं धम्म क्यों बताता हूं, अरे बाबा साहब जैसी व्यक्ति, जो बाबा साहब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब भारत का संविधान बन रहा था वहां सील की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं। बाबा साहब इसको महत्व देते ही है, ज्ञान को, प्रज्ञा को, पर उससे ज्यादा बाबा साहब सील को महत्व देते हैं। बाबा साहब बोलते हैं अगर सील नहीं थे आप कितने भी पढ़े तो क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं। आप पीएचडी रहे, डॉक्टरेट रहे, 4 डिलीट रहे, कोई मतलब नहीं अगर आप में सील नहीं है। यही बाबा साहब की सीख है, यही बुद्ध की सीख है। और एक बार मैं आपको ध्यान में बताता हूं, जो हर दिन के जीवन में प्रज्ञा का जो शब्द का यूज करते हैं वो कोई भी शाखा में जो नॉलेज होता है उसी के लिए करते हैं, ये बात में ध्यान में रखना। बुद्ध की शिक्षा में जब प्रज्ञा का शब्द यूज करते हैं उसका मतलब अलग है। बुद्ध के शिक्षा में प्रज्ञा उसी को कहते हैं जब 4 अरिय सत्य जो है उसका ज्ञान हो जाता है। 4 नोबल ट्रूथ्स, नोइंग 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बाय योर पर्सनल एक्सपीरियंस इज ओनली प्रज्ञा, उसी को बोला जाता है। तो ध्यान में रखो, ये बहुत गड़बड़ होती है, नहीं तो विद्या में भी फर्क है। बुद्ध महात्मा फुले जी ने अविद्या किसको बोला, पढ़ने लिखने को, यानी लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, गणित नहीं आता, साइंस नहीं आता। बुद्ध ने विद्या किसको कहा, नॉट नोइंग द 4 नोबल ट्रूथ्स, नॉट नोइंग द 4 नोबल ट्रूथ्स बाय योर पर्सनल रियलाइजेशन इज अविद्या। दिस इज व्हाट बुद्धा सेड, and this is what Buddha, this knowing the noble truths by personal realization is सम्मादिट्ठी। ये सम्यक दृष्टि होती है, और ये सम्यक दृष्टि अष्टांग मार्ग के पालन में प्रथम होती है। महाचत्तारी सख सुत्त जो मैंने बार बार पढ़ाया इन लोगों को, मेरे जो पूर्णिमा के प्रबोधन होते हैं उसमें बुद्ध ने यही बात कही है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि पढ़ो लिखो, बहुत ही पढ़ो लिखो। जैसे अभी अवतार सिंह साहब ने, मैं भी पढ़ा लगा इसी के कारण। हम पढ़ने लिखने को पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा प्रोत्साहित करते हैं, उसमें हम भी काम करते हैं। पर एक बात देखना, बाबा साहब के कैरेक्टर का सबसे बड़ा सद्गुण है उनका सील। बाबा साहब में सील नहीं होता, बाबा साहब सीलवान नहीं होते तो उनके इतने विरोधक उनको क्या टिकने देते? वो इतने सीलवान थे, उनके कैरेक्टर में कोई भी ऐसी क्या बोलेंगे कि गलत बात नहीं थी। तो तभी तो अभी तक 20-25 साल पहले तक उनके कैरेक्टर पे क्या बोलेंगे हाँ, दाग लगाने के काम किया लोगों ने। पर जब उनको पता चला कि विश्व ही बाबा साहब को मानता है, उनका कैरेक्टर बेदाग है, कितना भी हम उनमें दाग लगाने की कोशिश किए तो दाग हमारे ऊपर ही आएंगे, तब अभी लोगों ने छोड़ दिया है। अभी उन्होंने ये लोगों ने शुरुआत की कि बाबा साहब हमारे ही हैं। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, आपको बुद्ध और बाबा साहब जैसे आदर्श मिले हैं तो आपने अपना कैरेक्टर बनाना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, बुद्ध क्या बोलते हैं, बुद्ध, गौतम बुद्ध
बुद्ध ये बोलते हैं कि अगर धन का नुकसान हुआ तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बुद्ध बोलते हैं अगर शरीर के कुछ भाग का नुकसान हुआ तो कुछ नुकसान हुआ है। और बुद्ध बोलते हैं आगे, पर आपके सील गया, सील का नुकसान हुआ तो सब कुछ चला गया, सब कुछ मिट गया। तो ये बात हमने समझना चाहिए। और मैं एक बात बताता हूँ, जो वंचित वर्ग होता है उनकी जो मूवमेंट होती है उसको जब जब सीलवान नेतृत्व मिलता है तभी उस मूवमेंट का प्रगति होता है। क्योंकि वो जब सीलवान लोग होते हैं वो खुद के लिए मूवमेंट नहीं कभी चलाते। जो सीलवान नहीं होते वो मूवमेंट चलाएंगे तो पहले अपना स्वार्थ आगे रखते हैं, और वो स्वार्थ अपना साध्य होने के बाद समाज को जो मिला तो मिला, और प्रसंगता कभी कभी अपना स्वार्थ साध्य करने के लिए समाज डूब गया तभी उनको चलता है। इसीलिए धम्म बाबा साहब के मिशन का फाउंडेशन नींव होना जरूरी है। कोई भी नहीं, आप हमेशा बुद्ध जी का नाम लेते हैं, श्याम महाराज जी का नाम लेते हैं, महात्मा फुले जी का नाम लेते हैं, बाबा साहब जी का नाम लेते हैं। इन कैरेक्टर यही उनकी नींव है, मोरालिटी यही उनकी नींव है। दे वर हाईली मोरल कैरेक्टर्स। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि ये मिशन को यश मिले, ये मिशन आगे बढ़े, तो धम्म को प्राथमिकता देनी होगी। अगर धम्म को प्राथमिकता नहीं देंगे तो ये मिशन बहुत आगे नहीं जा सकती। और बाबा साहब के मिशन के आज जो टुकड़े टुकड़े हुए, इसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट। त्याग नहीं करना है, बाकी लोगों के लिए काम नहीं करना है, पहले अपना हित देखना है। और इसी कारण बाबा साहब आम्बेडकर जी का मिशन जो है वो ध्वस्त होने के मार्ग पर है। बाबा साहब ने बोला धम्म के लिए सब त्याग दो। अपने पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने बोला था कि मुझे आशा है कि जो आज तक मेरे साथ हो, आप धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, धम्म के पालन के लिए अपना त्याग करोगे। कहाँ लोग त्याग कर रहे हैं? नौकरियां मिल गई, पढ़ने को मिल गया, और उसमें से ज्यादातर लोग अपने अपने घर गृहस्थ में लग गए हैं। तो घर गृहस्थी में नहीं मत लगो, ऐसा बाबा साहब कहते हैं क्या? घर गृहस्थी में लगो, ऐसा ही उन्होंने कहा है। पर घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ समाज के लिए भी काम करो। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरा मिशन आगे बढ़ाओ। क्या धम्म का, बाबा साहब का धम्म छोड़कर कौन उनका मिशन आगे बढ़ा सकता है? और बुद्ध धम्म के बगैर बाबा साहब का मिशन कैसे पूरा हो सकता है? तो ये बातें बहुत जरूरी है। मतलब धम्म सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, धम्म ये आचरण के लिए ही होता है। आचरण नहीं है तो धम्म नहीं है। तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। और जितने जल्दी बाबा साहब के अनुयायी जो है समझेंगे, उतने जल्दी बाबा साहब का मिशन जो है एक सक्षम होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात जो है धम्म के स्थिति की बात। बाबा साहब के धम्म मिशन की आज की स्थिति जो है, कुछ तरक्की हो रही है, पर बाबा साहब के मिशन की अगर हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं, समीक्षा करते हैं, तो पूरी संतुष्टि नहीं मिलती। आज भी बाबा साहब के मिशन में अनेक लोग जो काम कर रहे हैं, भिक्षु भी और उपासक भी, ये जिस उद्देश्य से बुद्ध धम्म का मिशन चलाना चाहिए उस उद्देश्य से नहीं चला रहे। मुझे एक बात बताओ, जो खुद धम्म पालन नहीं करेगा वो धम्म का प्रचार प्रसार कर सकता है क्या? पर कर रहे लोग। अभी तुम्हें बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस जो होती है ना, बुद्ध धम्म परिषद, उनके पर्चे पढ़िए। उनके जो आमंत्रण होते हैं ना, 2-2 पन्ने के, 3-3 पन्ने के, 6-6 लोगों के फोटो, और देखिए किन लोगों के फोटो होते हैं, किन लोगों के नाम होते हैं, उनमें से कितने लोग धम्म का आचरण करते हैं, अष्टांग मार्ग का पालन करते हैं। हमने कुछ तो शुद्धता रखनी होगी। हम शुद्धता नहीं रखेंगे तो बाबा साहब का मिशन कैसे चलाएंगे? कम से कम धम्म के क्षेत्र में तो शुद्धता रखो। अगर आप धम्म नहीं पालन करते हो तो क्यों आप धम्म परिषद आयोजित करते हो?
क्यों इसमें आप वक्ता करके आगे आते हो? क्यों इसमें आप उद्घाटक करके आगे आते हो? क्यों आप उस परिषद के अध्यक्ष बनते हो? और आप बाबा साहब के अनुयायी हो तो आप जो धम्मलोक पालन नहीं करते, जो अष्टांग मार्ग पालन कर रहा है, जिन्होंने शुरू ही नहीं किया, उनको ऐसे परिषदों में धम्म पर बोलने के लिए, धम्म का उद्घाटक करके, अध्यक्ष करके क्यों चुनते हो? बाबा साहब के विचारों के प्रति आपकी निष्ठा क्या खत्म हो गई है क्या? तो ये बात पर अगर समाज गौर नहीं करेगा तो बाबा साहब का मिशन कैसे चलेगा? मैं हर दिन, आज मुझे किसी ने तो भी 2-4 पर्चे बताए, और जो लोग समाज से कलंकित हो गए हैं उनको भी आप ये धम्म परिषदों में उद्घाटक, अध्यक्ष, अतिथि बनाते हो। अरे राजकारण और बाकी क्षेत्रों में कर रहे हैं, उनको क्या करना है? और वो भी क्यों धम्म के क्षेत्र में आना चाहते हैं? समझना चाहिए ना उन लोगों को भी। तो ये बातें मैं बोलता हूं, लोगों को कभी गलत लगता है, बोलते हैं श्याम तागड़े जी सीधी सीधी बोलते हैं। सीधे नहीं तो क्या? बुद्ध बाबा साहब कभी आड़े तेड़े बोलते थे क्या? कहने की बात यह है, अगर सही में लोगों को अगर लगता है कि समाज की प्रगति होना चाहिए, तो जब तक सत्यता नहीं आएगी, ट्रुथ, सत्य ये पारमिता है ना? 10 पारमिताओं की बात करते हैं हम। बोलेंगे तो बहुत, प्रवचन बहुत देंगे। तो भाइयों और बहनों, बाबा साहब के मिशन के लिए अगर जीना है तो धम्म आचरण करना होगा, अष्टांग मार्ग सीखना होगा। अष्टांग मार्ग न सीख के क्या बाबा साहब का मिशन चलाओगे? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में नहीं बताया क्या? 11वीं प्रतिज्ञा पढ़ो, मैं अष्टांग मार्ग का अवलंब करूंगा। तो अष्टांग मार्ग ही धम्म है। जब तक अष्टांग मार्ग का पूरी तरह से पालन नहीं होता, धम्म पालन नहीं होता। अट्ठंगिको अरिय पथो जनानो मोक्कप्प वेशो उजुको मग्गो। अरियो अट्ठंगिको मग्गो, यही धम्म है और इसी का पालन अपने करना है। तो बाबा साहब के मिशन की आज की स्थिति खराब करने के लिए बाबा साहब के अनुयायी जवाबदार हैं। ये बहुत जवाबदारी के साथ मैं बोल रहा हूं, और इस पर काम करना ही होगा। आज हमारे पूज्य भंते वर्षंबोधी जी से, उनसे मेरी पिछले 10 सालों से पहचान है। उनसे हम गंभीर विषय पे बात करते रहते हैं। उन्होंने भी बताया, भंते जी ने बताया कि मराठी भाषा में, हमारी भाषा में पालित त्रिपिटक होना चाहिए। कुछ प्रयत्न हो रहे हैं पर अभी पूरा नहीं हुआ, पर आज भी वो होगा, वो करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। कुछ लोग प्रयास भी कर रहे हैं, पर आज भी अच्छा भिक्खु होने के लिए और अच्छा उपासक होने के लिए हमारी भाषा में, मराठी भाषा में साहित्य उपलब्ध है, और उसका उपयोग करके, उसका प्रयोग करके अच्छा भिक्षु और उपासक कोई भी बन सकता है। क्या भिक्खु को यह मालूम नहीं है कि जिस दिन कोई भी श्रामणेर होता है, प्रवज्या लेता है, या भिक्षु होता है, श्रामणेर होता है, तो खाजगी मालमत्ता नहीं बना सकता? क्या मालूम नहीं है? हर एक को मालूम है। भिक्खु जीवन निब्बान प्राप्ति के लिए है, ये हर श्रामणेर को मालूम है, हर भिक्षु को मालूम है। महिलाओं के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखते, हर भिक्षु को मालूम है। 4 पाराजिक जो होते हैं भिक्षुओं की, और 13 संगादिशेष होते हैं, ये भिक्षुओं को मालूम है। तो मेरे को दुख इस बात का होता है कि इस महाराष्ट्र की भूमि पर, इस नागपुर की भूमि पर, जिस भूमि पर 1956 में बाबा साहब की वजह से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि का गूंज उठा, उस इस नागपुर की भूमि में भी पराजिक किए हुए भिक्खु खुलेआम घूम रहे हैं। और भिक्खु भी शांत है, उपासक भी शांत है, और इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस चल ही रही है, और धम्म का बहुत प्रगति हो रहा है, ऐसा दिखाते हैं लोग। व्हाट्सएप देखोगे, खोलोगे, हर दिन कितने कार्यक्रम हो रहे हैं धम्म के, पर ऐसी प्रगति क्यों नहीं हो रही? तो इसका कारण यही है। मैं यही चाहता हूं, मेरा किसी से ये नहीं है, गिला शिकवा नहीं है, मैं किसी को प्रति मेरी अमैत्री भी नहीं, मैत्री है, ये मेरी करुणा है। तो जब तक ये बाबा साहब के मिशन में हर एक क्षेत्र में काम करने वाले जो आगे लोग हैं ना, कोई भी क्षेत्र में काम करें,
वो पॉलिटिक्स में करे, धम्म में करे, सामाजिक क्षेत्र में करे, एजुकेशन में करे, हेल्थ में करे, उन्होंने धम्म आचरण ये अपने कार्य की नींव बनानी है। क्योंकि धम्म आचरण करने, अरे जो शक्कर खाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा वो मीठी है करके, तो अष्टांग मार्ग पालन नहीं करके अष्टांग मार्ग क्या होता है कैसे पता चलेगा। मैं सही में आपको बताता हूँ, मैं अभी पिछले 23 सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं कभी कभी जब मेरे पास लोग आते थे, मिलते थे, नवोदय जय भीम बोलते थे और बातें होती थी, तो मैं उनको पूछता था आपकी उम्र कितनी है, तो कोई बोलता मेरी उम्र 50 है, कोई बोलता 65 है, कोई बोलता 40 है। तो मैं उनको सवाल पूछता था कि आपने आपके अभी तक की जिंदगी के कितने दिन धम्म सीखने के लिए व्यतीत किए हैं। तो ऐसे मुख्य तरफ ही देखते रहते हैं, जवाब ही नहीं देते, क्योंकि एक भी दिन नहीं व्यतीत किया है। पर है वो बुद्ध के शिष्य, है बाबा साहब के शिष्य, बुद्ध के शिष्य, बाबा साहब के शिष्य है, पर अभी तक एक दिन भी धम्म सीखने के लिए उन्होंने अपना नहीं दिया है। तो कैसे कहेंगे उनको बुद्ध के शिष्य? कैसे कहेंगे उनको बाबा साहब के शिष्य? नहीं कह सकते ना। मैंने एक को पूरा, मेरी उम्र 70 वर्ष है बोले, तो मैं बोला अष्टांग मार्ग शुरू किया क्या? अभी मैं आपको, फिर उनको नहीं बोले देखो, तो मैं बोला क्या ये अष्टांग मार्ग का जो आप हमेशा बुद्ध बाबा साहब को अपने घर में रखते हो, हर दिन देखते हो, दिन में कितनी बार देखते हो, और आदर्श भी है। मैं नहीं बोलता कि उनमें कुछ कटिबद्धता भी है, पर बहुत कम है, ऊपर ऊपर से है। अभी कुछ स्वार्थ आ गया, कुछ प्रलोभन आ गया, तो वो प्रलोभन के पीछे भागते हैं। अगर प्रलोभन के पीछे नहीं भागते तो बाबा साहब की संस्थाएं टूटती क्यों? प्रलोभन के पीछे भागते हैं इसलिए संस्थाएं टूटती है। और प्रलोभन के पीछे क्यों भागते हैं? तो आपके मन में लोभ ज्यादा है। जो बुद्ध ने जो सिखाया उसके बेसिक बात पर आता हूं मैं। हमारे मन में लोभ, द्वेष और मोह, ये 3 प्रकार के विकार होते हैं। लोभ यानी ग्रीड, अटैचमेंट, ये जैसे जैसे कम होता है तो वैसा वैसा आदमी प्रलोभन के तरफ कम भागता है। और उसको लगा कि ये प्रलोभन के वो मैंने अपना लिया तो मेरा शील ध्वस्त हो जाएगा, तो प्रलोभन को छोड़ देता है। वो स्थिति आने के लिए अपने मन पे संयम होना पड़ता है, उसके लिए अष्टांग मार्ग का पालन है। तो वो अपना नहीं रहे बाबा साहब के अनुयायी, और बाबा साहब के मिशन में सबसे आगे काम करना चाहिए इनको, और इधर अष्टांग मार्ग पालन करना है तो भाग जाते हैं। तो कैसे होगा बाबा साहब का मिशन? अभी मैं पिछले हफ्ते की बात बताता हूं। भोपाल के एक व्यक्ति का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, कुछ तो भी वो बौद्ध कुछ तो भी ऐसा पत्रक निकालते हैं, या मासिक है या साप्ताहिक है, उसका नाम भी बौद्ध है, मुझे नाम नहीं आ रहा अभी पूरा। तो मुझे 2-4 भेजे उन्होंने लगातार, और फिर उसमें कुछ लिखा कि मैं इसमें काम करता हूँ, और ये क्या आप मेरे मिशन में जुड़ना चाहोगे, और जुड़ना है तो ये लिंक पे ये करें। तो मैंने उनको एक लिखा, क्या आप अष्टांग मार्ग का पालन करते हो? तो उसका जवाब आया, अष्टांग मार्ग पालन करने से कोई बुद्ध नहीं बनता, कोई ये नहीं होता, बाबा साहब का ये करना चाहिए, तो संघर्ष करना चाहिए। क्या संघर्ष क्या करेगा? जो अपने मन से संघर्ष नहीं कर सकता प्रलोभन दूर रखने के लिए, वो क्या संघर्ष करेगा लोगों के लिए? नहीं कर सकता, ये होता नहीं। तो फिर, और मुझे एक अपना वीडियो भेज दिया उसने, फिर मैंने मुझे मेरे जो वीडियो है यूट्यूब पे वो 3-4 भेज दिए, तो फिर अभी उसका मैसेज आना ही बंद हो गया। तो भाई और बहनों, मैं पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखता हूँ बाबा साहब के अनुयायियों की यही स्थिति है, और जो आगे आगे उनके मिशन में काम कर रहे हैं वो बहुसंख्य लोगों की यही स्थिति है। कोई बोलता है, अभी मैं जब सर्विस में था ना, जब मैं सर्विस में था, जब ये काम शुरू किया था, तो हमारे कुछ अधिकारी गण भी थे, वो हमारे धम्म कार्य को विरोध करते थे, पूरन जी, हाँ, और क्या धम्म धम्म लगाया श्याम ताकड़े साहब ने। अरे मैं धम्म न लगाऊं तो बाबा साहब 48 के बाद देखोगे तो धम्म धम्म ही कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में धम्म बोल रहे हैं। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो है वो समझ ले अपनी जिम्मेदारी कि धम्म अष्टांग मार्ग का पालन बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो बाबा साहब का मिशन वो हम अच्छी तरह से नहीं चला सकते। बोला, हमारे मायत ब्राह्मणे जी बोल रही है कि समय खत्म हो रहा है।
तो मुझे एक्चुअली मुझे बहुत बातें करना है, मुझे सुनना चाहिए आप लोगों ने। 23 साल से मैं धम्म कार्य कर रहा हूँ, और जिनको सुनना है यूट्यूब पर हमारे मेरे पूरे प्रवचन है। यूट्यूब पर अभी 30 वीडियोज है। पीएमपी धम्म टॉक्स बाय IAS श्याम तागड़े, ऐसा उसका नाम है, या धम्म टॉक्स बाय श्याम तागड़े दिया तो भी आएगा। तो वीडियोस देखो, सब बातें आपको वहाँ पता चलेगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मेरा तो बहुत लाभ हुआ धम्म आचरण करने से, अभी भी हो रहा है। अभी आगे कितना होता है मुझे नहीं मालूम। अभी हमारे आगे बहुत सपने हैं। एक तो बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय धम्म अकादमी हमें नागपुर में स्थापित करना है, उसकी शुरुआत हो गई है। उसके लिए हमने 12.5 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। ये प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान की मालकियत में वो ज़मीन है, उसमें काम शुरू हो गया है। वो जो है बाबा साहब के अनुयायियों के लिए पूरा अष्टांग मार्ग बाबा साहब के संदर्भ के साथ सिखाने वाली संस्था बनाना है, और उसमें त्रिरत्न को पूरे समर्पित रहने वाले, बुद्ध धम्म संघ को पूरी तरह से समर्पित रहने वाले लोग धम्म सिखाएंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे। तो ये संस्था को कार्यान्वित करने के लिए आपका सबका सहयोग लगेगा, तन मन धन से, और वो समाज करेगा दान। ये बुद्ध ने पहली पारमिता है दान पारमिताओं में, तो आपको करना पड़ेगा। और हम आपके आगे आएंगे, आने वाले हैं। और आगे में जैसे मैं अभी भंते जी ने भी बताया, आज विनयशील भिक्षु संघ इस देश में निर्माण होना, इस महाराष्ट्र की भूमि में निर्माण होना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। विनय, अभी आगे में हम विनय उपासकों को सिखाने वाले हैं। आप ये YouTube चैनल जाओगे, मैंने 3 लेक्चर दिए थे वर्षावास में। 2021 के वर्षावास में मैंने 3 प्रवचन दिए थे। बुद्ध शासन समृद्ध करण्याची आवश्यकता, मराठीत आहेत। तर पहिल्यामध्ये मी सांगितलं आहे बुद्ध शासन म्हणजे काय आणि बुद्ध शासन काय असतं। दुसऱ्यामध्ये सांगितलेलं आहे की बुद्ध शासन समृद्ध करण्यासाठी भिक्खू संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ, उपासक संघ, 4 संघ समृद्ध होने आवश्यक है। और भिक्खू संघ कैसे मजबूत करना, समृद्ध करना, ये दूसरा है। ये 2 घंटे का वीडियो है। तो हम बोलते हैं ना, जिनको लगता है कि बुद्ध शासन समृद्ध हो, विनयशील भिक्षु संघ, तो देखिए जरूर। और फिर तीसरा जो वीडियो है उसमें बुद्ध शासन समृद्ध करने की आवश्यकता, भिक्षु और उपासकों के कर्तव्य, जवाबदारी है। तो ये आप देखो, उसमें बहुत सारी बातें, मैं अभी भी हर पूर्णिमा को मैं प्रवचन देता हूँ। अभी सम्मा सती पे प्रबोधन चल रहा है। तो ये बातें आपको बहुत ही ध्यान देना है। और भाइयों, मैं अभी बता रहा था, कोई लोग तो मुझे बोलते थे कि समाज ये धम्म कार्य ही करते हैं। बाबा, सर्विस में मैं था तो सिर्फ धम्म कार्य नहीं कर रहा था। सर्विस में और IAS जैसे पोस्ट में हो, एक विभाग का सचिव हो या कोई जिलाधिकारी हो, हर दिन हमारा संघर्ष होता है। हम चाहते हैं कानून का राज्य रहे, और कुछ लोग चाहते हैं कि कानून तोड़ मोड़ कर भी काम हो। तो वो संघर्ष क्या कम संघर्ष है क्या? और बहुत बलवान लोगों के साथ हमारा संघर्ष है, होता है। तो मालूम है ना, मैं संघर्ष किया तो मेरा चारित्र्य हनन करने की कोशिश की जब मैं सामाजिक विभाग में था। और कुछ किन लोगों ने चारित्र्य हनन किया? बाबा साहब के अनुयायियों ने। तो भाइयों और बहनों, हमारा आदर्श बहुत ऊंचा है। धम्म यही हमारी संपत्ति है। हमारे पास इतना बड़ा आदर्श है कि विश्व के कोई भी समुदाय के पास इतना बड़ा आदर्श नहीं है। आज के स्थिति में तथागत बुद्ध और बोधिसत्व आम्बेडकर, ये दो आदर्श रहने वाला एक भी समाज पूरे विश्व में नहीं है। तो इतना बड़ा आदर्श रहकर हमारे व्यक्तित्व, हमारा चरित्र कैसे होना चाहिए? पर वैसे हमारे चरित्र बनाने की जो मार्ग में हमारे बहुत सारे लोग कम पड़ रहे हैं। और इसी का कारण यही है कि हमारा टाइम, हमारा समय, हमारा धन वो बराबर नहीं उपयोग में लाते। और ये सब करने के लिए हमारे मन पर काबू, हमारे मन पर संयम, फुट्टस्स लोक धम्मे चित्तं यस्य न कंपति। कुछ भी हो जाए, मेरे चित्त का कंपन नहीं होने दूंगा। मेरा मन संयमित ही रहूंगा, मेरा मन दोलायमान नहीं होने दूंगा।
और इसी ये होने के लिए लोभ द्वेष मोह कम करने का जरूरियत है। और इसके लिए अष्टांग मार्ग, शील और समाधि भी, समत और विपස්සना भी, और उसी के आगे उसी से प्रज्ञा निर्माण होती है। उसका प्रत्यक्ष अनुभूति पर लाभ लेकर, अनुभव लेकर, चार अरिय सत्यों का ज्ञान अनुभूति पर जानकर हमें आगे बढ़ना है। इसी से बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। तो मैं तो अभी फुल टाइम काम करने वाला ही हूँ और काम मैंने शुरू भी कर दिया। ये जनवरी पहला माह था। मैं 2 दिन 3 दिन 2 दिन के लिए 2.5 दिन के लिए बेंगलोर जाके आया, वहाँ के भिक्षुओं की चर्चा की। अभी 26 से 31 जनवरी को 6 दिन में थाईलैंड में हूँ। वहाँ अभी कुछ मोनेस्ट्री में भिक्षुओं से भी चर्चा होगी, उपासकों से चर्चा होगी और बाकी बातें चली रही है। तो इसका नियोजन हम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। और मुझे किसी के प्रति ये नहीं है द्वेष की भावना। मैं बोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं हर दिन मंगल मैत्री जब भेजता हूँ मंगल होकर के सवेरे, तो कोई कोई दिन स्पेसिफिक जिन जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी उनके नाम ले लेके मैं उनके मंगल कामना की बात करता हूँ। तो भाइयों बहनों, हमें धम्म मिला है, हम धन्य धन्य हो गए। धन्य उस बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की, धन्य 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 हो रमाई की, जिन्होंने हमारे लिए त्याग किया। तो उनका वो त्याग हम हमेशा याद रखेंगे और बुद्ध ने दिए हुए मार्ग पर चलते चलते हम हमारा ध्येय हासिल करेंगे। आप सबका मंगल हो, आप अष्टांग मार्ग में आगे बढ़े और आपके परिवार के सब लोगों को अष्टांग मार्ग मिले, आपको सुख मिले। सब्बे सत्ता सुखिनो हंतु, सब्बे सत्ता खेमिनो हंतु, सब्बे सत्ता सुखितत्व हंतु। सभी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। नमो बुद्धाय, जय भीम।